डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन की अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम करें, दैट इज द ओल्डेस्ट डेफिनेशन, तो वो हम इस तरह से करेंगे कि चेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स एंड मोस्ट डाइवर्स फॉर्म्स इज कॉल्ड एवोल्यूशन। सिंपल से कम्प्लेक्स और डाइवर्स फॉर्म्स की तरफ। और इसीलिए एवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि इट इंक्रीजेस द बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इस एवोल्यूशन की वजह से, चेंजेस की वजह से न्यू स्पीशीज अराइज करती हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। एवोल्यूशन को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था अरिस्टोटल ने, जबकि एवोल्यूशन पर जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी प्रेजेंट की थी, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय लामार्क। और उस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या लामार्किज्म। लेकिन उस थ्योरी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, और इसीलिए नेक्स्ट जो थ्योरी प्रेजेंट की गई, जिसको हम अभी फॉलो भी करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड दिस वाज प्रेजेंटेड बाय डार्विन। इसलिए इसको डार्विनिज्म का नाम भी दिया जाता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की डिटेल्स की तरफ हम अभी चलेंगे। और इसमें जो लेटेस्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन के बारे में, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय हार्डी एंड वीनबर्ग। तो इसीलिए अगर हम एवोल्यूशन की लेटेस्ट डेफिनेशन करें, तो वो इस तरह से होगी कि चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। यानी अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज जो एक पॉपुलेशन के लेवल पर हो रही हो, उसको हम एवोल्यूशन के साथ रिलेट करते हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसा कि मैंने कहा है कि दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय डार्विन, और इसीलिए हम इसको डार्विनिज्म का नाम भी देते हैं। डार्विन ने इस थ्योरी के लिए जो ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की थी, दीज वर कलेक्टेड फ्रॉम द गैलापैगोस आइलैंड्स। और वहां पर उसने फिंचेस के ऊपर मेन वर्क किया था, उनकी डाइवर्सिटी के ऊपर, कि उनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें ये चेंजेस किस वजह से डेवलप हुई। और इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को, थ्योरी को उसने प्रेजेंट किया अपने ऐसे के अंदर, बुक के अंदर, दैट वाज नेम्ड एज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज एक्चुअली रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। और ये न्यू स्पीशीज कैसे अराइज करती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन किस तरह से होती है? बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे। वन इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब आपने ये दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक टर्म एंसेस्टर्स की होती है, दूसरी टर्म डिसेंडेंट्स की होती है। तो एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की तरफ मूव करना, ये डिसेंड कहलाएगा। और इस पॉइंट के मुताबिक जब एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की तरफ हम चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं, डिफरेंट चेंजेस होती हैं। इसके लिए ये टर्म हम यूज करते हैं, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। इसी पॉइंट के अंदर जो डार्विन है, उसने ये कहा था कि दिस चेंज और एवोल्यूशन इज जस्ट लाइक अ ट्री, कि जैसे ट्री के अंदर ब्रांचेस अराइज करती हैं और वो डाइवर्सिफाई करती हैं, लेकिन उन तमाम ब्रांचेस का जो ओरिजिन है वो एक कॉमन स्टेम से होता है। तो डार्विन के मुताबिक जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, दिस इज सिमिलर टू ग्रोथ ऑफ अ ट्री, जिसकी ब्रांच के ऊपर, मेन ब्रांच के ऊपर एंसेस्टर मौजूद होगा, और जैसे जैसे हम ऑनवर्ड जाएंगे, ये सारे के सारे डिसेंडेंट्स मौजूद होंगे। सो आपने ये वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर भी एवोल्यूशनरी ट्री के बारे में पढ़ा होगा कि उस ट्री के मुताबिक
जो प्रोकैरियोट्स हैं, these are considered as ancestors of all life forms. और हमने पढ़ा था कि उन प्रोकैरियोट्स से अराइज करते हैं प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट से फिर आगे अराइज करते हैं प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर फिर आपने डाइवर्सिटी पढ़ी हुई है इनवर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। सो डार्विन के मुताबिक दिस इज एवोल्यूशनरी ट्री, जिसकी स्टेम के ऊपर एंसेस्टर होगा और ये जो आगे हैं ये डिसेंडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। लाइक अगर ये दो ग्रुप्स हैं तो इनका ये एक कॉमन एंसेस्टर है, ये दो ग्रुप्स हैं तो इनका ये कॉमन एंसेस्टर है और ये अल्टीमेट एंसेस्टर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्रोकैरियोट्स आर कंसीडर्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। दूसरा ये पॉइंट याद रखिएगा इसी से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू डार्विन, उसने इस एवोल्यूशन को लैडर के साथ भी रिलेट किया था, यानी सीढ़ी के साथ। इसको हम कहते हैं लैडर ऑफ नेचर। और डार्विन के मुताबिक, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये होगा कि ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मॉडिफाई क्यों करते हैं, तो उस मॉडिफिकेशन की रीजन की तरफ मैं जा रहा हूं कि एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू क्लाइंब अप द लैडर ऑफ नेचर, यानी जो इस लैडर की टॉप के ऊपर होगा दैट विल बी द बेस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। और हर ऑर्गेनिज्म की कोशिश है कि वो एक दूसरे से आगे बढ़े सर्वाइवल के लिए, तो इसीलिए वो अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, अपने आप को चेंजेस करते रहते हैं ताकि वो एक स्टेप से अगले दूसरे स्टेप पे जाएं, दूसरे से तीसरे स्टेप के ऊपर, तीसरे से चौथे स्टेप के ऊपर। और ये कैसे जाएंगे? बाय मॉडिफिकेशंस। अब लामार्क और डार्विन की थ्योरी के अंदर जो मेन डिफरेंस था वो इन्हीं मॉडिफिकेशंस से रिलेटेड था। यानी लामार्क की थ्योरी के मुताबिक ये जो चेंजेस होती हैं, these changes occur in the somatic structures, और बाद में साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये जो सोमैटिक चेंजेस हैं ये इनहेरिट नहीं हो सकती। इसलिए डार्विन का फोकस ये था कि एवोल्यूशन के अंदर सिर्फ वो वेरिएशंस इन्वॉल्व होती हैं विच आर हेरिटेबल, यानी अगर कोई चेंज जेनेटिक लेवल पर हो रही है तो वो इनहेरिट हो सकती है और वही एवोल्यूशन की बेस बनेगी। जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशंस। ये एक्चुअली इस थ्योरी के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, यानी इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये एवोल्यूशन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन ये होता कैसे है। इसके ये चंद एक स्टेप्स हैं जो तरतीब से हम पढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू डार्विन ये चलते भी हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है दैट इज कॉल्ड एज ओवर प्रोडक्शन, यानी किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू अवेलेबल रिसोर्सेस, यानी फूड या शेल्टर ये रिसोर्सेस कम है लेकिन इंडिविजुअल्स की तादाद बढ़ गई। क्यों बढ़ी? ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज एक्सीड कर गई। जब ये ओवर प्रोडक्शन होती है तो तब इनके दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, नंबर ज्यादा है, नो दे विल कंपीट ईच अदर टू गेट द रिसोर्सेज। और इस कंपटीशन को हम कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि अगर वो फूड लेंगे तो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये सेकंड स्टेप है। अब इसी कंपटीशन के दौरान वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि मॉडिफिकेशंस का यहां पर मतलब क्या होगा, जेनेटिक लेवल पर वो जेनेटिकली अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, वो अपने अंदर डिफरेंट ट्रेट्स को मॉडिफाई करेंगे जीन्स की वजह से, और अल्टीमेटली दीज मॉडिफिकेशंस विल प्रोड्यूस वेरिएशंस, वैरायटीज बन जाएंगी। सो इसीलिए ये याद रखिएगा
कि ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इन्वॉल्व्स रीमॉडलिंग, के ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रीमॉडल कर रहे होते हैं। तो अब ये मॉडिफिकेशन जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती गई, ये लीड करती हैं वेराइटीज की तरफ, के अब पहले एक ऑर्गेनिज्म था, अब उसकी दो वेराइटीज बन गई। जैसे हम जिराफ की एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि लाइक दे वर ईटिंग ग्रास, दे आर हर्बीवोर्स, और ग्रास एक टाइम पे कम हो गया, दे स्टार्टेड यूजिंग लीव्स ऑफ द ट्रीज। अब लीव्स को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए उनको नेक को स्ट्रेच करना पड़ा। डार्विन के मुताबिक जब ये प्रोसेस चला तो इट लेड टू टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द जिराफ, वन विद शॉर्ट नेक जो एंसेस्टर्स थे, और डिसेंडेंट्स के अंदर लॉन्ग नेक डेवलप हो गई, ये मॉडिफिकेशन हुई। अब इन शॉर्ट नेक और लॉन्ग नेक में से कौन सर्वाइवल के लिए फिट हैं? अल्टीमेटली लॉन्ग नेक के, विच कैन इजीली यूज लीव्स ऑफ द ट्रीज, जिनके पास फूड अवेलेबल है, और अल्टीमेटली क्योंकि उनके पास फूड अवेलेबल है, वो फूड को यूज करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, और उनसे मजीद लॉन्ग नेक के जिराफ बनते जाएंगे। जबकि उसके अपोजिट शॉर्ट नेक को फूड ना मिलने की वजह से या कम मिलने की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज मिनिमाइज होती जाएंगी, उनके इंडिविजुअल्स की तादाद कम होती जाएगी, until they will become extinct। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू डार्विन एक स्टेज ऐसी आई कि शॉर्ट नेक के एक्सटिंक्ट हो गए और सिर्फ लॉन्ग नेक के जिराफ बच गए। सो इस वक्त जो हम जिराफ देखते हैं दैट इज ऑफ लॉन्ग नेक, और उनके चेंजेस के बाद वो सरवाइव कर गए, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। या आप कहेंगे कि लॉन्ग नेक को नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, जबकि शॉर्ट नेक को नेचर ने रिजेक्ट कर दिया। नेचर भी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है विच आर फिट फॉर द एनवायरमेंट। तो इसीलिए इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, एंड दिस नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, और इन न्यू स्पीशीज के ओरिजिन को हम एवोल्यूशन का नाम देंगे। So that was all about the theory of natural selection that was presented by the Darwin। अब इसके बाद मजीद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के ऊपर काम किया, और जब डार्विन ने थ्योरी प्रेजेंट की थी तब मेंडल्स ने जीन्स पर वर्क नहीं किया था, लेकिन बाद में चल के जब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स हुए जेनेटिक्स पे, और उससे नेक्स्ट पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने इवॉल्व किया, यानी वो जेनेटिक्स जिसको हम पॉपुलेशन के लेवल पर स्टडी करते हैं, तो तब इन दोनों थ्योरीज को, यानी डार्विन की थ्योरी और मेंडल्स के लॉज को रिकॉन्साइल किया गया और एक न्यू थ्योरी प्रेजेंट की गई जिसको हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। So neo-Darwinism or theory of modern synthesis actually involves evolution, and we explain this evolution with reference to population genetics। या दूसरे वर्ड्स में आप कहेंगे कि this is the result of reconciliation of Darwinism and Mendelism। डार्विन ने जो अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी उसमें उसने दो एविडेंसेस स्पोर्ट में कोट की थी इन द फेवर ऑफ एवोल्यूशन। वन एविडेंस वाज रिलेटेड टू पैलियोंटोलॉजी फ्रॉम द फॉसिल्स which he collected from the Galapagos Islands, और सेकंड एविडेंस जो उसने प्रेजेंट की थी that was related to biogeography, geographical distribution of organisms, जिसमें उसने फिंचेस की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एलैबोरेट किया था। उसके बाद जब थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस ने इवॉल्व किया तो मजीद एविडेंसेस इसमें ऐड हुई, और उन मजीद एविडेंसेस में कौन कौन सी थी? वन इज ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिनमें हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं और सिमिलैरिटीज को फाइंड करते हैं
and relate these organisms to a common ancestor. इसी तरह से comparative embryology को as evidence present किया गया और similarly molecular biology को present किया गया as the evidence. So this was all about the theory of natural selection or Darwinism, theory of modern